Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. So, Physics Class 12th, Chapter number 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज एंड फील्ड में आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आज हमें गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में जानना है। तो आइए सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा एरिया एंड एरिया वेक्टर। बेटा देखिए, आपके पास अगर कोई रेक्टेंगुलर शीट है, वट कोई भी शीट है, हर एक शीट का या हर एक ज्योमेट्री का, चाहे वो 2D हो चाहे वो 3D हो, उसका एक एरिया हुआ करता है, राइट। तो मैं यहाँ पर एज एन एग्जांपल आपके सामने एक रेक्टेंगुलर शीट लेकर के चल रहा हूँ बच्चों। ये एक रेक्टेंगुलर शीट है, ओके। बेटा इस रेक्टेंगुलर शीट में दो चीजें होती हैं, एक इसका एरिया एंड सेकेंड इसका एरिया वेक्टर, ओके। एक इसका एरिया है और एक इसका एरिया वेक्टर है। तो ये देखिए, ये जो इसकी टोटल सरफेस है, द मेजरमेंट ऑफ द टोटल सरफेस इज कॉल्ड इट्स एरिया, कि इसके ऊपर कितनी जगह है, उसको एरिया बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो इसका एरिया जो है अमाउंट वाइज कितने यूनिट है, एस स्क्वायर यूनिट, राइट। एरिया को हम किस में मेजर करते हैं, स्क्वायर यूनिट में। तो इसका एरिया एस स्क्वायर यूनिट है, ठीक है। तो अब देखिए इस कंप्लीट एरिया वेक्टर को, अब हम एरिया को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके डायरेक्शन की बात करते हैं बेटा। तो जो इसका डायरेक्शन होता है ना एरिया का, वो इसके नॉर्मल जाता है, याद रखिएगा। ये है इसका एरिया का डायरेक्शन, राइट। तो ये एरिया का डायरेक्शन आ रहा है और इसके एरिया के डायरेक्शन वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, एन वेक्टर। और एरिया के डायरेक्शन वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम बोलते हैं एन कैप, ओके। एन कैप कंप्लीट वेक्टर कहलाता है एन वेक्टर, और जो यूनिट वेक्टर होता है एरिया के डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एन कैप। क्लियर। तो अब मैं वेक्टर फॉर्म में एरिया को लिख रहा हूं, तो बेटा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू, मतलब एरिया, कंप्लीट एरिया विद वेक्टर। तो वेक्टर में दो चीज होती हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड, सो दैट इज इक्वल्स टू एस हो गया इसका मैग्नीट्यूड डॉट एन कैप। क्लियर हो गया। इसे आप ए वेक्टर से भी लिख सकते हैं, सो दिस इज इक्वल्स टू ए इंटू एन कैप। क्लियर। हम्म। अच्छा, मॉड लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैग्नीट्यूड बिना मॉड लगाए भी हो जाता है, ओके। ए डॉट एन कैप। तो ये कंप्लीट वेक्टर बन गया, बन जाएगा बच्चों। अब देखो ये जो कंप्लीट वेक्टर है इसका एरिया कितना था, एस था। अब इसी एरिया में अगर आप छोटा सा एरिया सपोज कर लेते हो, ये देखो मैं ग्रीन कलर का मैंने छोटा सा एरिया सपोज कर लिया। अब ये ग्रीन कलर का एरिया है, इसका एरिया इतना तो नहीं होगा जितना बड़े वाले का था। इसका एरिया कितने यूनिट है, मान लीजिए इसका जो एरिया है छोटे वाले का, दैट इज इक्वल्स टू डीएस। कितना बेटा, डीएस स्क्वायर यूनिट, ठीक है ना। बड़े वाले का एरिया तो ज्यादा था, छोटे वाले का एरिया डीएस है, तो डीएस स्क्वायर यूनिट। तो आप क्या लिखेंगे, कंप्लीट डीएस वेक्टर कैसा लिखा जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड है डीएस डॉट कितना, एन कैप, ओके। डॉट मत लगाइए क्योंकि कोई डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, डीएस इंटू एन कैप। क्लियर हो गया, क्योंकि डीएस स्केलर है, एक वेक्टर है, और स्केलर और वेक्टर के बीच में कोई डॉट क्रॉस कुछ भी नहीं लगता है। सो दिस इज इक्वल टू डीएस इंटू एन कैप। डीएस इसका मैग्नीट्यूड है और एन कैप इसकी डायरेक्शन है, ओके। तो जो एरिया की पहचान होती है वो उसके नॉर्मल से होती है। तो ये जो एरिया के परपेंडिकुलर जा रहा है बेटा, इसी को नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, और एन कैप को नॉर्मल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं बेटा, एन वेक्टर इज व्हाट, नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन to the plane, okay. And n cap is what, n cap is normal unit vector to the plane, ठीक है बेटा। तो एक हो गया नॉर्मल वेक्टर, एक हो गया नॉर्मल यूनिट वेक्टर। याद रखिएगा, ds वेक्टर कंप्लीट इज इक्वल्स टू ds मैग्नीट्यूड डॉट एन कैप। एन कैप इसका नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, क्लियर है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्शन वेक्टर। तो ये इसका डायरेक्शन वेक्टर है। आइए देखते हैं,
सो दिस इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर ये देखिए यहाँ पे, ये एक बड़ी सी सरफेस है और इसमें एक छोटा सा एरिया आपने यहाँ पे डेल्टा एस ले लिया है। ओके, तो इसका डेल्टा एस वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा एस डॉट एन कैप। और अगर कंप्लीट एरिया एस है, ओके, सो एस वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, इसका मैग्नीट्यूड डॉट इसकी डायरेक्शन। क्लियर? या so by convention the area vector associated with every area element of a closed surface is taken to be in the direction of the outward normal. Delta s vector equals to delta s dot n cap. Here delta s is the magnitude of the area element and n cap is the normal, is the unit vector in the direction of outward normal at the point. Clear beta? Done. चलिए बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब यहां से टॉपिक शुरू होता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत क्या थी हमें, सॉरी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जरूरत तो बाद में पड़ेगी। हमें नॉर्मल वेक्टर की जरूरत क्या थी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के लिए हमें एरिया वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हमने भी एरिया वेक्टर पढ़ा है, राइट। अब आइए टॉपिक करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जैसे मान लीजिए ये आपके पास में कोई सरफेस है, ओके, अब बहुत सारी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस के पैरेलल निकल रही हैं। मतलब ये सरफेस को क्रॉस नहीं करेंगी, उसके ऊपर ओवरलैप होकर के जाएंगी, सरफेस को फोड़ के नहीं जाएंगी, राइट। हाँ, सरफेस के भले ओवरलैप होकर के जा रही हैं। सो व्हाट आर दीज आर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, बट नन ऑफ देम इंटरसेक्ट द सरफेस। सो यहां पर आप बोलेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स हियर? जीरो। कोई फ्लक्स काउंट नहीं होगा। फ्लक्स का मतलब होता है the number of electric lines of forces, those are perpendicular to the given surface, passing perpendicular to the given surface. Clear? So what is electric flux? The number of electric lines, और you can say number of की जगह amount भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? amount। क्या लिखेंगे बच्चों? amount। amount, the amount of electric lines of forces passing perpendicular, this is the sign of perpendicular, to the given surface, right? तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। ओके, तो जितनी लाइंस परपेंडिकुलरली जा रही हैं उनको आप बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। क्लियर हो गया बेटा? ये देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए ये आपके पास में एक सरफेस है, इसका जो एरिया है दैट इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर यूनिट। हाउ मच बेटा? एस स्क्वायर यूनिट। और यहां से एक फील्ड लगा हुआ है, ये एक पॉजिटिव प्लेट लगी हुई है, दिस इज प्लस। ओके, तो प्लस प्लेट से आपको पता है कि फील्ड कैसा निकलता है बेटा? यूनिफॉर्मली आउटवर्ड। यस और नो? दिख रहा है बेटा? सो दीज आर द फील्ड लाइंस पेनेट्रेटिंग द सरफेस एट राइट एंगल। यस और नो? कुछ इस तरीके से ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जा रही हैं। द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गिवन ई, राइट। सो अब बात है कि यहां पर कितना फ्लक्स होगा, क्योंकि पूरा का पूरा फील्ड कैसा जा रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है। कैसा जा रहा है? सरफेस के परपेंडिकुलर। मतलब हर एक लाइन काउंट होगी एज ए फ्लक्स। सारी की सारी इलेक्ट्रिक वेक्टर जो हैं वो एज अ फ्लक्स इंक्लूड की जाएगी। यस और नो? सबकी सब परपेंडिकुलर है सरफेस के, सो एज अ फ्लक्स इंक्लूड की जाएंगी। सो बेटा मैं लिखूंगा फाई इज इक्वल्स टू, बेटा एक पॉइंट से निकलने वाला वेक्टर ई है, सो टोटल एरिया से निकलने वाला वेक्टर कितना होगा? ई इंटू एस। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अगर एक पॉइंट पर ई काउंट हो रहा है तो टोटल एरिया में कितना काउंट होगा बेटा? ई इंटू एस, राइट।
सो ये देखिए इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम फ्लक्स एनकाउंटर होगा यहाँ पे, दिस इज मैक्सिमम फ्लक्स E इंटू एस। क्लियर? यहां पर क्या था बेटा, दिस इज द सिचुएशन फॉर मिनिमम फ्लक्स एंड दैट इज 0। क्लियर हो गया? कब? जब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सरफेस के ऊपर है, राइट? अब एक चीज आप ध्यान देखिए कि यहां पर नॉर्मल वेक्टर जो है वो इस तरीके से जाएगा, एन कैप यहां बनेगा, बनेगा मतलब ई और एन कैप के बीच का एंगल कितने डिग्री है यहाँ पे, 90 डिग्री। यस, तो नॉर्मल के साथ तो एंगल 90 है, बट सरफेस के साथ एंगल कितना है, 0। तो नॉर्मल के साथ एंगल 90 है, बट सरफेस के साथ 0 है ना? हाँ, तो फ्लक्स मिनिमम होगा। अब यहां पर देखिए यदि नॉर्मल आप, तो ये इसका नॉर्मल यहां पर कहीं पर होगा, होगा बच्चों? अब एन कैप और ई आपस में पैरेलल है, पैरेलल, सॉरी, एन कैप इज पैरेलल टू ई वेक्टर, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री है बेटा, 0 डिग्री। क्लियर हो गया? सो मैक्सिमम फ्लक्स यहां पे आ रहा है। ओके बेटा, आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है। अगर आउटवर्ड फ्लक्स है तो क्या लाइंस ऑफ फोर्सेस पेनेट्रेट करके बाहर की ओर जा रही हैं, तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की ओर आ रही हैं सरफेस के, तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव। लाइक ये देखिए, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर की ओर आ रही हैं, आ रही हैं बेटा, हाँ, तो यहां पर जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है कि नहीं है क्लियर? चलिए ये हो गई बात फ्लक्स की। देखिए ये जो एरिया है इससे फ्लक्स निकल रहा था, फाई इक्वल टू ए इंटू एस, राइट? यदि आप इस एरिया में एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट ले लें, दिस डिफरेंशियल एलिमेंट हैविंग द एरिया ds, राइट? अब ds से पूरा फ्लक्स तो काउंट नहीं होगा, तो क्या काउंट होगा, d फाई। क्या काउंट होगा बेटा, d फाई एट दैट इज इक्वल्स टू e इंटू ds। तो ये छोटे से फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, e इंटू ds। क्लियर? तो यहां से जो फ्लक्स की अमाउंट निकलेगी दैट इज कॉल्ड डी फाई। चलिए थोड़ा सा टेक्निकलिटी और ज्यादा इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। मान लीजिए कि फील्ड जो ऐसे अभी बिल्कुल एकदम परपेंडिकुलर था, ये वाला सीन था ना बेटा, एकदम फोड़ करके निकल रहा था, एकदम जैसे ड्रोन आकर के बिल्कुल सीधे गिरे हैं, तो ऐसे एकदम फोड़ करके ये निकल रहा था, छत में ही होल बना दिया। अब ये ऐसा नहीं गिरा, ये पहला सीन था, तो ये एब्सोल्युटली सरफेस के परपेंडिकुलर था। और इस केस में थीटा इक्वल टू कितने डिग्री था बेटा, 0 डिग्री, बिकॉज एंगल आप नॉर्मल के साथ ले रहे हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए अब थोड़ा सा केस बदल रहा हूं मैं। अब लाइंस ऑफ फोर्सेस ये निकली, ठीक है भाई साहब, मतलब अब इलेक्ट्रिक वेक्टर, दिस इज द इलेक्ट्रिक वेक्टर। अब ध्यान से देखिए, अब ये सरफेस के साथ थोड़ा सा झुका हुआ है और नॉर्मल के साथ भी थोड़ा सा झुका हुआ है, दिस एंगल इज थीटा, राइट? दिस एंगल इज थीटा। नाउ वी कैन रिजॉल्व हियर two component of E. One is along the normal vector, that will be E cos theta, and one is along the plane, that is E sin theta. क्लियर बेटा? बताइए एज अ फ्लक्स कौन काउंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट या पैरेलल कंपोनेंट? नॉर्मल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो एज अ फ्लक्स काउंट होता है, राइट? चलिए अब यहां पर इस पूरे, अगर इस पूरे सिस्टम से ऐसी ही लाइंस जा रही हैं पेनेट्रेट करके, तो क्या हो जाएगा, टोटल फ्लक्स फाई नेट इक्वल्स टू, बेटा ई अब नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ई कॉस थीटा। क्या आएगा, ई कॉस थीटा, बिकॉज वर्किंग कंपोनेंट अब ई कॉस थीटा है, एंड मल्टीप्लाई बाई टोटल एरिया एस। टोटल एरिया कितना है बेटा, एस। आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज टोटल एरिया एस स्क्वायर यूनिट है, तो इधर एक पॉइंट से ई कॉस थीटा, तो सारे पॉइंट से मल्टीप्लाई बाई एस कर दिया, राइट? सो नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई इंटू एस कॉस थीटा, राइट? मैग्नीट्यूड ऑफ ई, मैग्नीट्यूड ऑफ एस, मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा। क्लियर हो गया बेटा?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ऑल टाइप ऑफ सिचुएशन। देखिए आप यहाँ पे फाई इज इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, वेक्टर ए डॉट बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो क्या यहाँ पर आप इसे मॉड ऑफ वेक्टर ई दिया हुआ है, मॉड ऑफ वेक्टर एस दिया हुआ है इनटू कॉस थीटा, सो क्या आप इसे फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस नहीं लिख सकते हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्लक्स निकालने का, फाई इक्वल्स टू ई डॉट एस इन डॉट प्रोडक्ट। क्लियर हो गया? हाँ, तो ई डॉट एस यहाँ पे आ चुका है, किसका फॉर्मूला? फ्लक्स निकालने का। क्लियर? अब चलिए थोड़ा सा एरिया कंसिडर करते हैं। ये थोड़ा सा एरिया हमने ले लिया, इस छोटे से एरिया का एरिया कितना है? ds यूनिट स्क्वायर यूनिट। क्लियर? तो ds स्क्वायर यूनिट है। इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो क्या निकलेगा? डी फाई निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो अब मैं डी फाई की बात करता हूं, तो व्हाट इज डी फाई? छोटे से एरिया से निकलने वाला फ्लक्स इक्वल टू ई कॉस थीटा वर्किंग कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाई छोटा सा एरिया ds। क्लियर? सो डी फाई इज इक्वल्स टू, कैन यू राइट eds कॉस थीटा? यस, ठीक है ना। थीटा किसका एंगल है बेटा? नॉर्मल का फील्ड के साथ, नॉर्मल वेक्टर का फील्ड के साथ। क्लियर? सो अब मैं इसको लिख सकता हूं डी फाई इज इक्वल्स टू, क्या मैं इसको ई डॉट डी एस लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में? बिल्कुल लिख सकता हूं। एनी प्रॉब्लम? और इसी कंपोनेंट, इसी चीज को यदि मैं इंटीग्रेट कर दूं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, फॉर कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं लिखूंगा फाई, क्या होगा बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। आपको पता है 11th क्लास में छोटे से बड़े के लिए क्या करते थे अपन? इंटीग्रेट करते थे। सो इंटीग्रेशन कर देंगे, सो फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई की वैल्यू क्या निकाली बेटा अपन ने? ई डॉट डी एस। क्लियर हुआ? और ये इंटीग्रेशन हम सरफेस के ऊपर कर रहे हैं, वो बाउंडेड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये साइन लगाते हैं। ये जो साइन होता है इसका मतलब होता है बाउंडेड, यानी जहां से शुरू किया वहां से खत्म किया, बाउंडेड इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ? मतलब सरफेस के ऊपर बाउंडेड इंटीग्रेशन, सो दिस इज ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन। क्लियर हुआ बेटा? जो टोटल फ्लक्स होगा वो छोटे से एरिया के फ्लक्स का इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा? सो टोटल फ्लक्स इक्वल टू छोटे से एरिया का फ्लक्स डी फाई था, और डी फाई की वैल्यू क्या बनी थी? ई इंटू डी एस, ई डॉट डी एस बनी थी। हाँ, सो टोटल फ्लक्स फाई नेट, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, यहां पे बाउंडेड लगा दिया करो, ऐसे ही गोला सा बना दिया करो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला बच्चों, वी 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 आई एम पी, इसके बगैर आप गॉस थ्योरम का एक कदम नहीं चल पाएंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको। तो बच्चों मेन जो फॉर्मूला आपने पढ़ा वो क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं कि जो नेट फ्लक्स होता है फाई नेट, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। सो फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, इसको ओपन करोगे तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, मतलब जो भी न्यूमेरिकल होगा बेटा वो इसको सॉल्व करके करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, अब देखिए यहां पर फ्लक्स की जो वैल्यू आ रही है वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है, राइट। आपने डी फाई भी निकाला है, डी फाई आपका क्या आया था? ई डॉट डी एस आया था, आया था ई डॉट डी एस। तो बेटा जो फ्लक्स की वैल्यू है यदि इसको ओपन करोगे तो ई डी एस कॉस थीटा, तो फ्लक्स की जो वैल्यू है वो कॉस थीटा पे डिपेंड कर रही है। तो कुछ केसेस बना देते हैं। फर्स्ट केस, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि एक्यूट एंगल। क्लियर? तो जो फ्लक्स होगा बेटा आपका जो होगा पॉजिटिव होगा, फ्लक्स विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? तो फ्लक्स यहाँ पे पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए ये आपका नॉर्मल है, ओके, दिस इज एन कैप, और ये आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर निकल रहा है। तो यहां पर जो एंगल है
वो थीटा क्या है, एक्यूट है। क्लियर? तो यहां पर जो फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है बेटा। सेकेंड, अगर दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, सो फ्लक्स विल बी जीरो। सेकेंड केस, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बेटा, यहाँ पे जीरो। देख लीजिए कैसे, ये अपने पास में नॉर्मल वेक्टर है और 90 डिग्री मतलब सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, राइट? मतलब फील्ड मतलब सरफेस को पेनिट्रेट ही नहीं किया, सो यहाँ पर फ्लक्स कितना काउंट होगा, जीरो। क्लियर? अब अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज्यादा है, 180 डिग्री से कम है, थर्ड केस, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बड़ा एंगल क्या होता है बेटा, ऑब्ट्यूज होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा क्या हुआ करता है, नेगेटिव, राइट? तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा नेगेटिव हुआ करता है। जैसे ये देखिए, ये सरफेस है, ये नॉर्मल वेक्टर है इसका, एन कैप जा रहा है इधर, राइट? और एक फील्ड लाइन जो है अंदर की तरफ आ रही है। क्लियर हुआ? अब देखिए यहां पर ये फील्ड लाइन आ रही है, तो जो एंगल काउंट होगा बेटा, वो बाहर वाला एंगल काउंट होगा, जो दोनों जा रहे हैं, ये एंगल काउंट होगा। क्लियर? तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री से ज्यादा है कि नहीं है? सो ऑब्ट्यूज एंगल है। तो अंदर अगर फील्ड लाइन आ रही है सरफेस के अंदर, तो याद रखिएगा हमेशा जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा, नेगेटिव। क्लियर हो गया? तो ये कंसेप्ट हुआ पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स, जीरो फ्लक्स। क्लियर? एक बार सारे फॉर्मूले फिर से रिवाइज करा दूं। अगर रेगुलर सरफेस है, सो फाई इज इक्वल्स टू ए इंटू एस, ई डॉट एस। क्लियर? जिसको ओपन करेंगे आप तो ये बन जाएगा ई एस कॉस थीटा। अगर छोटी सी सरफेस है, सो दैट इट विल बी डी फाई, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। क्लियर? एंड इंटीग्रेशन करेंगे, सो फाई इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, एंड डी फाई की वैल्यू ई डॉट डी एस पुट करके आप यहाँ पे ओपन कर देंगे, मॉड डी एस कॉस थीटा, राइट? एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज टोटल अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डन। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में सारी चीजें हमने कंप्लीट कर दी हैं। एनी प्रॉब्लम? चलिए चलिए बच्चों, देखिए शीट में क्या डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर एन एरिया in an electric field represent the total number of electric field lines crossing that area normally। केवल नॉर्मल कंपोनेंट को लेना है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डी फाई छोटे से एरिया के लिए इज इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी एस। कैसे होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर है बेटा? और इसको ओपन करने पर ई डी एस कॉस फाई, क्योंकि भाई जो कंपोनेंट ब्रेक होगा इसके डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल्स टू ई कॉस फाई हो जाएगा। और डी डेल्टा एस एरिया है, सो क्या हो जाएगा, ई कॉस फाई इंटू डेल्टा एस टोटल फ्लक्स, राइट? ओके। फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म सरफेस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैंने बताया भी आपको कि एक तो यूनिफॉर्म सरफेस में देखा आपने, और एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के केस में नॉन यूनिफॉर्म सरफेस के लिए फाई इज द बाउंडेड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस दैट इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस फाई। क्लियर? द सर्किल ऑन द इंटीग्रल साइन इंडिकेट दैट द सरफेस ऑफ इंटीग्रेशन इज अ क्लोज सरफेस। मतलब जो भी सरफेस है, जिस पॉइंट से चलोगे वहां तक पूरी लाइंस ऑफ फोर्सेस को समेटने के बाद आपको उसी पॉइंट पर आना है। सो दिस इज कॉल्ड बाउंडेड इंटीग्रेशन, राइट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि नंबर है, नंबर ऑफ लाइंस है। किसी भी चीज का नंबर क्या होता है बेटा, स्केलर होता है, राइट? और वैसे भी डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है, स्केलर। नाउ फाई की यूनिट देख लेते हैं। फाई इज इक्वल्स टू, आपने देखा है ए इंटू एस बनता है एक फॉर्मूले में। ई की यूनिट होती है न्यूटन पर कुलाम, और सरफेस एरिया होता है मीटर स्क्वायर। सो इसकी यूनिट नोट कर लें, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। नोट कर लें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम। ठीक है बेटा? सो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम इसकी यूनिट हो गई। ये देखिए मैंने अलग अलग केसेस बताए थे। एक्यूट एंगल के लिए फ्लक्स पॉजिटिव होगा,
राइट। 90 डिग्री जब फ्लक्स नॉर्मल के साथ बनाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहां पे जीरो हो जाएगा, और जहां पे एक्यूट एंगल होगा वहां पे फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है? तो फ्लक्स की अलग अलग सिचुएशन आपको दी गई थी, कहीं पे पॉजिटिव, कहीं के नेगेटिव, कहीं पे जीरो। राइट। तो बच्चों, रेगुलर सरफेस का फॉर्मूला याद रखिएगा, और नॉन रेगुलर सरफेस का भी फॉर्मूला याद रखिएगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। रेगुलर सरफेस का फॉर्मूला लिख लीजिए, फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। ओके। ये रेगुलर सरफेस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको यही लगाना पड़ेगा, फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा। ठीक है बेटा? हाँ, थीटा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देख लीजिएगा क्या है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉस थीटा 1 हो जाएगा, है ना, जिसमें फ्लैट पेनेट्रेट करेगा इस तरीके से। सो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके। फिलहाल इनवर्ड है तो -1, ठीक है ना। क्लियर? और बाहर जाएगा तो +1। ठीक है बेटा? कॉस 0 हो जाएगा, एक में कॉस 180 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा देख लीजिए। ये अपने पास में सरफेस रखा हुआ है, इसका खुद का नॉर्मल वेक्टर ये जाएगा, जाएगा ना बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से इस डायरेक्शन में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो देखिए, जो बाहर जा रहा है वो नॉर्मल वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना, इस तरीके से नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 0 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 1। क्लियर? अब शीट के इस तरफ से देखिए, शीट का जो ये वाला एंड है, पीछे वाला एंड, इसका नॉर्मल जो होगा वो इस तरफ होगा, बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा। इसका एन कैप यहाँ होगा, बट लाइन तो आपकी यूं आ रही है। तो अब देखिए, ये एन कैप यहाँ है और इलेक्ट्रिक वेक्टर आपका यहाँ है, तो अब कितने डिग्री एंगल हो गया, 180 डिग्री। ठीक है ना। तो इस समय cos 180 कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 180, दैट इज इक्वल्स टू -1। क्लियर? तो फ्लक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो मतलब अंदर जाने वाला फ्लक्स हमेशा निगेटिव होता है और बाहर जाने वाला हमेशा फ्लक्स पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। तो यस, इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। मेन फॉर्मूले यही है आपके। एक फाई इज इक्वल्स टू ई एस कॉस थीटा, लिखा दूं मैं आपको एक बार फिर से। फाई इज इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ओपन करने पर ई एस कॉस थीटा। दूसरा, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, दैट इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा। एंड एक और फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, जो कि आगे जाके ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब आपको चेक करना है कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन को लगाना पड़ेगा, राइट। सो ये हो गई सारी जानकारी। अब आइए करते हैं कुछ क्वेश्चंस इस पर बेस्ड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकाला गया है, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई 3 × 10 की पावर 3 आई कैप न्यूटन पर कूलम। देखो बेटा, आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब एक्स एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वे हो रहा है। बोलो ठीक है, क्योंकि आई कैप एक्स एक्सिस का वेक्टर होता है। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जा रहा है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में। कितना है, 3 × 10 की पावर 3, यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, कोई दिक्कत नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड की। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। लो भाई, फ्लक्स निकालना है, तो 10 सेंटीमीटर है तो मीटर में बदल लो सबसे पहले। 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100, 10 सेंटीमीटर मतलब 10/100 मीटर, मतलब 1/10 बोले तो 0.1 हो गया, 0.1 मीटर। इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायरिक शीट है, मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी, तो एरिया इक्वल टू 0.1 का स्क्वायर। क्लियर? ये एरिया आ गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर फील्ड इसको एक्स एक्सिस में पेनेट्रेट करके इस तरीके से जा रहा है, पूरी जगह जा रहा है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस में निकल रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, रेगुलर शीट वाला, ई एस कॉस थीटा। ठीक है, ई एस कॉस थीटा। सो फाइव इक्वल्स टू ई की वैल्यू हमको दी गई है, ई की वैल्यू दी गई है 3 × 10 की पावर 3, 3 × 10 की पावर 3, राइट। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड। क्लियर? ये हो गया मैग्नीट्यूड इनटू सरफेस एरिया आपने निकाल लिया। देखिए सरफेस एरिया आपका निकला कितना, 0.1 का स्क्वायर निकला है ना, 0.1 का स्क्वायर। अब नाउ कॉस कितने डिग्री आएगा, 0, क्योंकि
हाँ, नॉर्मल भी वही है और फील्ड भी वही है, राइट। तो कितना आएगा, 0 आएगा। क्लियर। तो देखिए e cos थीटा, ये वैल्यू रख दी e की, ये वैल्यू रख दी a की, और ये हो गया cos 0। आइए सॉल्व कर देते हैं। e की वैल्यू 3 इंटू 10⁻3, राइट। 0 पॉइंट, नहीं बेटा cos 90 डिग्री नहीं होगा, आप भूल रहे हैं बच्चों। कुछ बच्चों को लग रहा है cos 90 डिग्री होगा क्योंकि वो सरफेस के साथ एंगल ले रहे हैं, बट एंगल हमेशा नॉर्मल के साथ लेना है। तो नॉर्मल वेक्टर भी सरफेस का यहीं जाएगा और एक्स एक्सिस में फील्ड भी यहीं जा रहा है, तो दोनों पैरेलल हो गया ना भाई। याद रखिएगा, सरफेस के साथ एंगल नहीं लेना है, उसके नॉर्मल यूनिट वेक्टर के साथ एंगल लेना है, राइट। सो 0.1 इंटू 0.1 और cos 0 की वैल्यू 1। 0.1 को तोड़ ब्रेक कर देंगे, 10 और 10 100 हो गया। तो 2 जीरो कैंसिल, केवल एक जीरो बचेगा। सो आंसर कितना, 30। यूनिट लगा दीजिए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ गया। क्लियर। सो आंसर हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा, व्हेन प्लेन मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। कह रहा कि अगर प्लेन प्लेन जो है 60 डिग्री एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। भाई साहब देखिए, यहां पर प्लेन का एंगल है 60 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है ना। हाँ बता रहे हैं आपको। देखिए एक्स एक्सिस कुछ ऐसा था, ये आपके पास में एक्स एक्सिस था, ठीक है। और अगर आप प्लेन को मोड़ेंगे 60 डिग्री से, तो ये नॉर्मल भी तो 60 डिग्री से टिल्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए यस कि नो। भाई अगर आप प्लेन को घुमा देंगे ऐसे, आप अपने पास में कॉपी ले सकते हैं, ये कॉपी ले लीजिए ऐसी, कोई कॉपी सीधी खड़ी कर लीजिए। और अगर ये इसका नॉर्मल अभी यहाँ पे है, राइट। अगर आप इसको कॉपी को पीछे की तरफ घुमाते घुमाते ऐसे कर देंगे, तो इसका नॉर्मल भी घूमेगा कि नहीं घूमेगा, कितने डिग्री से घूमेगा, 60 डिग्री से, क्योंकि आप प्लेन को भी 60 से घुमा रहे हैं। तो नॉर्मल 60 से घूम गया। तो नए सीन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो वहीं पर है, मगर नॉर्मल कहां पर घूम गया, 60 डिग्री में। तो अब दोनों के बीच का एंगल कितने डिग्री हो गया, 60 डिग्री। क्लियर। सो न्यू सिचुएशन में आपका जो फ्लक्स आएगा, cos 0 की जगह cos 60 आ जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे cos 60 हो गया। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/2। तो 30 के साथ में 1/2 आ जाएगा, मतलब 15 बचेगा, राइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। सो cos 60 जो होता है, इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 15। क्लियर हुआ बच्चों। सो ये हो गया एक न्यूमेरिकल। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, डॉट प्रोडक्ट का सिंपल एप्लीकेशन यहाँ पे दिया गया है, जो कि मैंने आपको बताया, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, आपको सरफेस एरिया भी वेक्टर फॉर्म में दिया है, तो आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ये दिया गया है, राइट, और सरफेस एरिया आपको ये दिया गया है। क्लियर। और आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको पता है कि फाई इज इक्वल्स टू होता है ई डॉट एस। ये अब यहाँ तो ये तो लगाना नहीं चाहिए, गलती है भाई साहब, डीएस की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। तो यहाँ पे लगेगा फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट एस, कंप्लीट, ठीक है ना। तो एक ई वेक्टर है और एक एस वेक्टर है। क्लियर। तो सबसे पहले 5 पावर और -2, तो 5 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा बेटा, 10⁻3। अब डॉट प्रोडक्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा था, एक्स का एक्स के साथ, वाई का वाई के साथ। तो 5i कैप का 2i, 5 2 जा 10, फिर 4j कैप का माइनस जे के साथ, तो -4, के कैप तो है ही नहीं, तो खेल खत्म। सो 10 -4 इंटू 10⁻3, आंसर 6 इंटू 10⁻3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर हुआ, एनी प्रॉब्लम। सो दिस इज कंप्लीट अबाउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है बेटा। चलिए अब पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है गॉस लॉ। आज कवर करेंगे गॉस लॉ, कल करेंगे गॉस लॉ का एप्लीकेशन, ठीक है बेटा। गॉस लॉ क्या कहता है, अभी आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए आपने अलग अलग फॉर्मूले निकाले, और एक इरेगुलर टाइप के सरफेस के लिए आपने ये फॉर्मूला सीखा, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल निकालिए। व्हाट इज दिस,
दिस रिफ्लेक्ट सरफेस इंटीग्रेशन बिकॉज ds है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर बेटा? ये बात हुई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन करो। अभी तक ये सीखा हमने कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रेशन। डन बेटा? दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट गॉस लॉ। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा। अब गॉस साहब क्या कहते हैं? गॉस साहब ये कहते हैं कि अगर आपके पास में कोई गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है बेटा, ये कोई गिवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपके साथ में, यहाँ पे कुछ चार्जेस आपको दिए गए हैं, Q1, Q2, Q3, Q4। क्लियर? बहुत सारे चार्ज दिए गए हैं। और तो इस सरफेस से निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, फाई नेट कितना होगा? उस सरफेस के अंदर प्रेजेंट हुए टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट। ये कही गॉस साहब ने बात। क्लियर कि नॉट क्लियर? जो नेट फ्लक्स होता है वो कितना होता है? टोटल चार्ज का 1/एप्सिलॉन टाइम। राइट? यहां पे नेट फ्लक्स कितना निकला था बाय द कंसेप्ट E.ds का इंटीग्रेशन। और यहां पर टोटल फ्लक्स कितना आ रहा है? नेट चार्ज का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। राइट? सो दिस इज कॉल्ड गॉस लॉ। यस। सो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये वाला पार्ट हमारा पुराना वाला है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस इन वैक्यूम। याद रखना भाई, अगर वैक्यूम की बात करें तो एप्सिलॉन नॉट आएगा, और अगर कोई मीडियम होगा तो एप्सिलॉन मीडियम आ जाएगा। पढ़ा है ना अपन ने? क्यू नेट मल्टीप्लाई बाई 1/एप्सिलॉन मीडियम। और मीडियम की परमिटिविटी तो मैंने पढ़ा रखी है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। कराई ना फर्स्ट लेक्चर में? सो क्यू नेट मल्टीप्लाई बाई 1/एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। बहरहाल बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the closed surface in a vacuum is 1/एप्सिलॉन नॉट times the total charge Q contained inside the surface। मतलब उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज बैठा हुआ है उसका 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। क्लियर कि नॉट क्लियर? बन जाएगा? हाँ, जितना चार्ज बैठा हुआ है उस सरफेस के अंदर, उस सरफेस के अंदर बैठे हुए चार्ज का कितना टाइम? 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। मतलब टोटल जितना चार्ज बैठा है क्यू नेट मल्टीप्लाई बाई 1/एप्सिलॉन नॉट। सो दिस, ये जो आएगी वैल्यू, ये टोटल फ्लक्स आपको देगी। क्लियर? चलिए अब आइए इसका हम एक प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ हमारा डेरिवेशन है, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। ठीक है बेटा? तो चलिए अब हम करेंगे प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। हमको दिखाना है कि, शो करना है कि जो नेट फ्लक्स होता है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? कि जो नेट फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज Q का 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम। ये शो करना है। क्लियर? चलिए, तो इसको साबित करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पर एक चार्ज ले लेते हैं, कैपिटल Q। हम एक यहाँ पे चार्ज ले लेते हैं, ठीक है? और कैपिटल Q के अबाउट हमें फ्लक्स निकालना है कि इससे कितना फ्लक्स निकल रहा है। आपको पता है कि ये पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज से निकलने वाला फील्ड होता है रेडियली आउटवर्ड। बोलिए यस और नो? होता है ना बेटा रेडियली आउटवर्ड? तो क्योंकि यहाँ से फील्ड रेडियली आउटवर्ड निकल रहा है और निकलता ही जाएगा बहुत दूर तक, तो हमने यहाँ पर एक एक आर रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर कर लिया, क्योंकि हमको फ्लक्स किससे निकालना है? सरफेस से। क्लियर? तो हमें सरफेस चाहिए है। सो कंसीडर वी हैव अ सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। क्लियर है बेटा?
ये जो सरफेस आपने माना है सिमेट्रिक है। क्या है ये? सिमेट्रिक सरफेस है। और इस सिमेट्रिक सरफेस को बेटा गॉसियन सरफेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जी हाँ, गॉसियन सरफेस। अब इस प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा निकलेगा बेटा? रेडियली आउटवर्ड। बोलिए यस कि नो? सो मैं E की वैल्यू लिख देता हूं। व्हाट इज E? E इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इस पॉइंट पर जो कि R डिस्टेंस पर है वहां पर होगा Q बाई आर स्क्वायर। Q मुझे कैपिटल लेना चाहिए क्योंकि मैंने कैपिटल लिया है। राइट बेटा? सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर? ओके। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं इसको, ठीक है ना, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? इनटू आर कैप। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट। फील्ड यहां पर कैसा जा रहा है? आर कैप। रेडियस की डायरेक्शन में ही जा रहा है कि नहीं जा रहा बेटा? तो इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी? रेडियल वेक्टर। सो आप इसको आर कैप लिख सकते हो। क्लियर? ये हो गया। अब हमें कहां पर पहुंचना है? हमें नेट फ्लक्स पे पहुंचना है। और आपको पता है कि बेटा नेट फ्लक्स जो होता है वो होता है ई का इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। होता है कि नहीं होता? तो ई तो निकाल लिया, अब हमको डीएस चाहिए है। तो हमें क्या है? थोड़ा सा सरफेस चाहिए है। तो हम यहां पर एक एलिमेंटल सरफेस लेते हैं। लेते कि नहीं लेते? ये हमने एक एलिमेंटल सरफेस ले लिया। मान लिया इस सरफेस की एरिया जो है वो है ds। क्लियर? सो कंसीडर वी हैव एन एलिमेंटल सरफेस एरिया ds। ठीक है बेटा? तो अब इस सरफेस एरिया से भी फ्लक्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा? लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बिल्कुल निकलेंगी, क्योंकि यहां से भी ई वेक्टर जाएगा। तो जब ई वेक्टर इस सरफेस के ऊपर जाएगा, ये ई वेक्टर यहां जा रहा है कि नहीं जा रहा? और ये जो डायरेक्शन है ये इस सरफेस का नॉर्मल वेक्टर है। बताइए है कि नहीं है? है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? मैं लिखूंगा यहाँ पे फ्लक्स डी फाई इक्वल्स टू, जो फ्लक्स यहाँ पे बनेगा डी फाई इज इक्वल्स टू कितना बनेगा बेटा? वेक्टर ई डॉट डीएस वेक्टर। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखिए ई की डायरेक्शन कहाँ है? ओके, नो प्रॉब्लम। ई की डायरेक्शन कहाँ है? रेडियली आउटवर्ड। है कि नहीं है? डीएस की डायरेक्शन कहाँ है? वो भी रेडियली आउटवर्ड है। तो क्या ई और डीएस, इसको मैं लिखा मॉड डीएस कॉस थीटा, थीटा 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताइए, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे ई और डीएस। राइट? तो केवल क्या बच गया बेटा यहाँ पे? ई इंटू डीएस। राइट? सो दिस इज व्हाट डी फाई। क्लियर है बेटा? नाउ आप जानते हैं कि टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, बाउंडेड इंटीग्रेशन। होता है कि नहीं होता? सो टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई। डी फाई की वैल्यू कितनी है? ई डॉट डीएस। ई डॉट डीएस को हमने सॉल्व कर लिया बेटा, जिसकी वैल्यू आ गई है ई इंटू डीएस। चलिए पहले ई डॉट डीएस लिख देता हूं। अब ई डॉट डीएस हमने सॉल्व कर लिया है और जिसकी वैल्यू आई है मॉड ऑफ ई एंड मॉड ऑफ डीएस। राइट? क्लियर? हाँ हाँ बेटा, वही तो मॉड ही तो था ना। ये देखो ना, ई डॉट डीएस मॉड ई एस कॉस 0। तो डी फाई की वैल्यू ई इंटू डीएस आ गई थी मॉड में। वेक्टर नहीं लगा मतलब मॉड है बच्चों। क्लियर? अब देखिए ई की वैल्यू। अब ई जो है इस सरफेस पर थ्रू आउट एवरीवेयर इसका मैग्नीट्यूड अलग अलग है कि सेम है? ई का मैग्नीट्यूड इस सरफेस में कहीं पर भी देख लीजिए कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? कांस्टेंट है भाई, क्योंकि ई की वैल्यू होती 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो बदलने वाली भाई चीज रेडियस थी, वो भी सेम है, चार्ज भी सेम है, मतलब ये चीज कांस्टेंट है। और आपको पता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है उसे बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के। बोलिए यस और नो। और ये क्या बन गया? डीएस। हम क्या निकाल रहे हैं? फाई निकाल रहे हैं। राइट? ई की वैल्यू रख दूं मैं। ई की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल क्यू अपॉन आर का स्क्वायर। क्लियर बेटा? और टोटल सरफेस का सरफेस इंटीग्रल
बेटा ये एक स्फेरिकल सरफेस है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है, और स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 4πr²। होता कि नहीं होता? तो ये जो ds का इंटीग्रेशन बनेगा, मतलब कंप्लीट एरिया देगा कि नहीं देगा? भाई ds का इंटीग्रेशन एक तरीके से देख लो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बच्चों? और s आपको टोटल सरफेस एरिया क्या देगा? 4πr²। तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इट इज इक्वल टू 4πr²। r² से r² क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 4π से 4π क्या हो गया? कैंसिल। बताइए क्या बचा? टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू हमारे पास में बचा, ये फाई नेट था, सो फाई नेट इक्वल्स टू कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यही गॉस थ्योरम थी? यही गॉस थ्योरम थी कि जो नेट फ्लक्स होता है वो 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। ठीक है बच्चों, देख लीजिए करने का तरीका वही है, बस यहाँ पे आर कैप ले लिया गया है, और ई डॉट डी एस इक्वल टू KQ/r², ds cos 0, पहले ही मैंने बताया cos 0 है, के 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट की जगह KQ/r², फिर इंटीग्रेट कर दिया, ds की जगह 4πr², कैंसिल कर दीजिए, और कितना आ गया? Q/एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? सो दिस इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, इट प्रूव्स गॉस थ्योरम, राइट? तो ये हो गया बच्चों हमारा गॉस थ्योरम का प्रूफ। डन? ओके, चलिए एक न्यूमेरिकल करते हैं, आइए देखते हैं क्या कह रहा है। द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन अ फिगर EX इक्वल्स टू अल्फा x की पावर 1/2, EY इक्वल टू 0, EZ इक्वल टू 0। मतलब बच्चों y डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है, z डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं है, जो भी फील्ड है वो x डायरेक्शन में है। बहुत बढ़िया। तो बच्चों यहाँ पे x डायरेक्शन का फील्ड दिया हुआ है, ये मैग्नीट्यूड है। अच्छा x की फॉर्म में है, मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे फील्ड बदलेगा, राइट? तो बच्चों ई एक्स इक्वल टू अल्फा। अब बेटा पक्का यहाँ पे अल्फा की वैल्यू दी होगी, ये देखो अल्फा जबरदस्ती में इसने भर रखा है, ये अल्फा की वैल्यू है, तो अल्फा की वैल्यू 800 होगी। क्लियर? 800 हो गया, और x की पावर 1/2, ये हो गया मेन फील्ड अपना, और आपने बेवजह को अल्फा दे रखा था, तो 800 x की पावर 1/2। अब कह रहा है टोटल फ्लक्स बताइए कितना होगा। चलो देखो बेटा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ से चल रहा है? ब्लो। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में चल रहा है, मतलब इस तरफ इसका ब्लो आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं बेटा इस तरफ आ रही हैं, ठीक है, ये इस तरीके से आ रही हैं एक्स एक्सिस में। क्लियर? अब आपको टोटल फ्लक्स निकलना है बेटा। जब यहां से लाइंस ऑफ फोर्सेस चलेंगी तो इसको पेनेट्रेट करेंगी, बोलो हाँ। मतलब अंदर की ओर है, मतलब इसका फ्लक्स निगेटिव आएगा, फिर इसको पेनेट्रेट करेंगी तो इसका फ्लक्स पॉजिटिव आएगा। बोलिए यस और नो? ठीक है ना? तो दो चीजें यहाँ पे, दो फ्लक्स बनेंगे, एक बार इस प्लेट का और एक बार इस प्लेट का। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो एक प्लेट अपने पास में बैक साइड लेफ्ट साइड है, और एक राइट साइड है, दो प्लेट का अपने पास में फ्लक्स बनेगा, बाकी तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ये तो इसके पैरेलल हो गया और इसके भी पैरेलल हो गया। बोलिए यस और नो? तो ये ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेट कुछ फ्लक्स कंट्रीब्यूट नहीं करेगी, क्योंकि वहां एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? और यहाँ पर 0 डिग्री और 180 डिग्री। याद रखिएगा मैं एंगल जो बोल रहा हूँ नॉर्मल के साथ बोल रहा हूँ, आप लोगों को बात हजम नहीं होगी मेरी, क्योंकि मैं बार बार एंगल बोल रहा हूँ। आज जैसे ही मैं लाइन में आऊंगा तो बोलूंगा 0, अरे सर ये तो 90 है। हाँ बेटा 90 है, सरफेस के साथ है, बट आप किसकी बात कर रहे हो? नॉर्मल के साथ। तो नॉर्मल ये है और मेरा ये जा रहा, मतलब एंगल कितने डिग्री हुआ? 180 डिग्री। और यहाँ पे ये है तो एंगल कितने डिग्री हुआ? 0 डिग्री। क्लियर? यस। 180 डिग्री मतलब नेगेटिव फ्लक्स, 0 डिग्री मतलब मैक्सिमम फ्लक्स। चलिए ये हो गया। अब इस प्लेट के लिए जो फ्लक्स निकलेगा फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ई डॉट एस, ई डॉट एस। क्लियर? तो ये बन जाएगा मॉड ई मॉड एस कॉस थीटा। बोलिए क्लियर? कॉस थीटा यहाँ पे कितने डिग्री आएगा बेटा? 180 डिग्री आएगा, क्योंकि यस, तो मैं थीटा की जगह यहाँ पे रख दूंगा। अब ई की वैल्यू पुट करता हूँ, ई की वैल्यू कितनी है? 800 एक्स की पावर 1/2। ध्यान से देखो बेटा, इस पोजीशन पर जो x है, x एक्सिस की लेंथ जो है, x कोऑर्डिनेट इस पोजीशन के लिए कितना है? a यूनिट पे है, मतलब ये a पे बैठा हुआ है, राइट? और भैया क्वेश्चन ने a की वैल्यू दी है क्या? क्वेश्चन ने a की वैल्यू नहीं दी है, चलो मतलब आंसर a के फॉर्म में ही आएगा। ओके, दी है 0.1, हाँ गिवन है ये, a इक्वल टू 0.1, 0.1। तो बेटा हम पुट करते हैं 800 ई की वैल्यू
इंटू एक्स की वैल्यू एक्स की पावर 1/2 मीन्स 0.1 की पावर 1/2, राइट। ये हो गया, ये हो गया। नाउ एस यानी सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया बेटा इस प्लेट का क्या होगा, ए स्क्वायर। क्या होगा, अरे भाई एक साइड ए है तो क्यूब का ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 0.1 दी है तो ये 0.1 का होल स्क्वायर, राइट। ये बेटा क्रॉस लगा, इसको एक्स मत मान लेना है ना। और बेटा कॉस कितने डिग्री, 180 डिग्री, कॉस 180 कितना हो गया, -1। तो पहला बेटा अपने पास में नेगेटिव फ्लक्स आ गया। ये देखिए क्या है यहाँ पे, अल्फा, चलिए उन्होंने बाद में वैल्यू रखी है, तो यदि मैं नहीं रखता हूँ वैल्यू, तो अल्फा ए की पावर 1/2, साथ में एरिया ए का स्क्वायर और कॉस 180 डिग्री, तो 2 पावर और 1/2 मतलब कि कितना, सॉरी कॉस 180 रखने दो, मतलब कितना हो गया, माइनस माइनस अल्फा की पावर माइनस अल्फा ए की पावर 5/2। क्लियर है ना बेटा, यही चीज है यहाँ पे, सेम यही है, देखो सेम चीज है बेटा यहाँ पे, ठीक है ना। अब 2 पावर और आधा पावर यानी ढाई पावर को लिखते हैं 5/2। हाँ उन्होंने सॉल्व नहीं किया, बाद में कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे, है ना। चलिए बिल्कुल, ये आ गया अपने पास में फर्स्ट फ्लक्स आ गया लेफ्ट साइड का। अब राइट साइड का फ्लक्स निकालते हैं भाई साहब। तो राइट साइड के लिए जो डिस्टेंस है, क्योंकि एक्स यूज होगा तो फाइंड कर लो, तो ए इधर का है, ए इधर का है, मतलब ये वाली प्लेट कितनी डिस्टेंस पे बैठी है, 2a पर बैठी है। तो यहाँ पे जो x आएगा, अब यहाँ पे पहले 0.1 आया था, 2a आएगा मतलब 0.2 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये देखिए सेकेंड राइट वाले का अल्फा x की जगह कितना बेटा, 2a। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अल्फा इंटू एक्स की जगह 2a, और सरफेस एरिया एस ए स्क्वायर, कॉस कितने डिग्री, 0। हुआ कि नहीं हुआ, तो हो गया अल्फा बाहर, ए की पावर 1/2 और 2 यानी 5/2, राइट। और 2 की पावर 1/2 को क्या लिखते हैं हम लोग, √2। क्लियर हो गया, तो ये राइट साइड से फ्लक्स हो गया। टोटल फ्लक्स आप जानते हैं, पॉजिटिव वाला प्लस में, नेगेटिव वाला माइनस में। अल्फा ए की पावर 5/2 कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बच गया, √2 - 1। अब अल्फा की वैल्यू रख दो भाई, कितनी हो गई, 800। ई की वैल्यू पुट कर दो 0.1 की पावर 5/2 और √2 - 1। बेटा सॉल्व कर लो, मेहनत बहुत लगेगी, आंसर आएगा इतना फ्लक्स आ रहा है। क्लियर। अब कह रहा बताइए उस डिब्बे के अंदर कितना चार्ज होगा, ठीक है, आपको बताना है कि कितना चार्ज होगा। तो आप जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो टोटल चार्ज क्यू इक्वल टू फ्लक्स आ चुका है, तो एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई कर दें, राइट। तो फ्लक्स कितना आया है, 1.05, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने बताई थी 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। डन, एनी प्रॉब्लम। चलिए, तो यहां पर पूरा हमने क्वेश्चन कर दिया है। कल हम बच्चों करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, और कल ये चैप्टर हमारा पूरा फिनिश हो जाएगा। 3 एप्लीकेशन है बच्चों, हमको 3 प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है गॉस लॉ के एप्लीकेशन में। सो टॉपिक बनेगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ऑफ गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को बेटा जो एप्लीकेशन है, उसमें से एक एप्लीकेशन है टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, टू डिटरमाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना। ये है, कैसे निकलेगा, आप जानते हैं कि फाई इज इक्वल्स टू होता है टोटल नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, होता है कि नहीं होता। और दूसरा, ये तो हो गया बाई गॉस लॉ हो गया, और दूसरा आपने पढ़ा है कि फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, ये भी होता है कि नहीं होता। तो जब ये दो इक्वेशन है, मैं इनके राइट राइट पार्ट को अगर इक्वेट कर दूं, तो लड़ाई सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज के बीच में आ जाएगी कि नहीं आएगी। राइट पार्ट, इसका राइट पार्ट क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एस। क्लियर। और ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ई को बाहर कर लेंगे, राइट, ई डी एस बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा केवल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ई को रोक करके हम ई की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम ई की वैल्यू निकाल ले जाएंगे। तो ये कहलाएगा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जिसमें कल हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
लाइन चार्ज कंडक्टर, इनफाइनाइटली लाइन कंडक्टर, फिर इनफाइनाइट शीट, देन इनफाइनाइट शेल। समझ गए ना? सो इनफाइनाइट शेल नहीं, सिंपल शेल है। क्लियर? मेटेलिक शेल एंड नॉन मेटेलिक शेल। डन। चलिए, तो आज जितनी प्रैक्टिस कराइए बच्चों, बहुत अच्छे से कर लीजिए प्रैक्टिस, क्योंकि कल की क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जो आज बहुत अच्छी प्रैक्टिस करके रखेंगे। थैंक यू सो मच।